नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे क्लास नंबर 2 जो हम लोग कवर कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप सभी को पता है कि अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 में आपको 15 सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखने को मिलेंगे। मैंने आपको ये भी बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है, तो पूरा कंप्लीट जनरल साइंस। कंप्लीट जनरल साइंस कहने का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। साथ के साथ आपको पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे जानकारी होनी चाहिए। आपको स्पेस टेक्नोलॉजी का स्टैटिक पार्ट के साथ करंट अफेयर का भी पार्ट आपको पता होना चाहिए। अब स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। साथ के साथ आपको डिफेंस, इसमें भी डिफेंस में भी जो भी भारत के पास जो भी तोप हो गए या जो भी हेलीकॉप्टर है, फाइटर जेट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और करंट अफेयर को इसे जोड़ करके, मतलब कि भारत ने कोई देश के साथ कोई ऐसा समझौता किया है या फिर किसी देश के साथ कोई भी ऐसा फाइटर जेट परचेज कर रहे हैं, ये सारा चीज़ आपको ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना होता है। ठीक है, ये 15 सवाल आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने आपने देखा भी होगा एप्लीकेशन में, तो ये फुल कंटेंट आपका अपलोड हो रखा है। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे कि जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया, तो ग्रेविटेशन को हम लोगों ने सबसे पहले समझा और फिर आपको ये कंटेंट आपको एज इट इज़ आपको अपलोड कर दी गई है। अब कंटेंट की खासियत देखिए ये है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ों को समझिए, और अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपको समझना जरूरी है ये सारी बातों को, क्योंकि आपको पता है कि जेपीएससी में आपको केवल पीटी का या फिर ऑब्जेक्टिव का खेल है नहीं, पीटी के साथ आपको मेंस का भी एग्जामिनेशन देना होगा। तो आपकी तैयारी पीटी में ऐसी होनी चाहिए कि आपका मेंस का भी बहुत कुछ कवर हो जाए। मतलब सिंपल सी बात है कि हम मेंस के लिए तैयारी करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास समय अधिक है। तो आपको जैसे कि ग्रेविटेशन मैंने पढ़ाया, तो ग्रेविटेशन में मैंने बहुत ऐसा कंसेप्ट दिया है कि अगर ग्रेविटेशन से जोड़ करके अगर आपको मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान या फिर जिसका भार कुछ समथिंग एक्स न्यूटन है, अगर वो किसी दूसरे ग्रह में चला जाता है तो उसके भार में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसमें क्या गुरुत्वीय त्वरण का क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो अब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो वो मैंने आपको बताया पहले क्लास में कि सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। आज हम लोग खैर गुरुत्वीय त्वरण को पढ़ेंगे भी कि कैसे वो सारी चीजें, तो आप समझ पा रहे होंगे, फिर से उसको आप काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख पा रहे होंगे, डायग्राम बना करके उसको एक्सप्लेन कर पा रहे होंगे। फिजिक्स है तो मैथमेटिक्स कुछ फॉर्मूला आप यूज करके उसका एक एग्जाम्पल लेकर के कि एक्स केजी है तो आप वहां पे 50 केजी ले सकते हैं, 50 न्यूटन ले सकते हैं। अर्थ प्लैनेट में है, आप उसको वहां पे प्लैनेट आपको एग्जामिनर मेंशन करेगा तो आप एक अर्थ प्लैनेट ले लेंगे और एक आप मून प्लैनेट लेकर एक एग्जाम्पल बना करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसा मैं आपको करवाऊंगा, तैयारी करवाऊंगा, या फिर मैं जो भी कंटेंट दूंगा कि आपको मैं रटा रटाया वाला कंसेप्ट में नहीं रखूंगा। ठीक है, सीमित नहीं रहेगा आपका दायरा, आप अपने दायरे से बाहर आकर के अपने आप से कुछ चीजों को लिखना सीख पाएंगे। बाकी आप इस कंटेंट को ही पढ़ रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स ने लिए हैं तो उनको भी काफी हेल्पफुल मिला है। बीपीएससी में भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए खैर क्लास नंबर 2 में हम लोग आते हैं, तो इस चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करने, अभी आपको 65 नहीं 60% ऑफर दी गई है जेपीएससी के बैच में। 60% ऑफर है भाई ये, और आपका फी आपका ओनली 2000 कर दिया गया है जेपीएससी के लिए। ठीक है, इसमें जेपीएससी में आपका फुल पीटी में आपको पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में हर एक कुछ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, करंट सारा कुछ, और इधर पेपर 2 में पूरा झारखंड जीके कवर कराया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें हम लोग इस लेवल पे चल रहे हैं अभी क्योंकि समय इतना अधिक है कि आप इसको मेंस में भी काफी इसका उपयोग ले पाएंगे। दूसरी बात, मेंस में आपको पता है कि आपको एक ये लैंग्वेज पेपर आपको चयन करना है, तो खोटा का भी आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। एकदम शानदार गांधी सर जो खुद जेपीएससी पीटी मेंस इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप कंटेंट भी देख सकते हैं। बहुत सारी डेमोज आ रही है, आते जाएगी, आपको पसंद आए तो आप जरूर से जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके। और हमारा नंबर है, आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ से संपर्क भी कर सकते हैं 7909004902 पे। और हमारा एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विथ अभी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ वगैरह वहाँ मिल जाएगी।
तो चलिए हम आज जो हमारा टॉपिक है क्लास नंबर 2 में जो हम लोगों को आज स्टार्ट करना था ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आज मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेंस में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मेन कंसेप्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही आपको वहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए आज समझते हैं। इससे पहले कुछ चीजों को मैं रिकॉल करवा दूं आपको कि हम लोगों ने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, ताकि पहले कल की चीज अगर आपने रिवीजन नहीं भी किया है तो आप यहां बैठ करके भी चीजों को रिवीजन कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट मैंने दिया कि गुरुत्व बल होता क्या है, यानी कि ग्रेविटी फोर्स होती क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि गुरुत्व बल ग्रेविटी फोर्स से पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में मैंने ये बताया था कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु यानी कि उसका अपना कोई ना कोई तो द्रव्यमान होगा, मास होगा। तो ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, एक फोर्स लगाती है, और वो फोर्स क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है, तो मैंने बताया था अट्रैक्टिव होता है, यानी कि आकर्षित बल होता है। अब इसी का जस्ट ग्रेविटी फोर्स कुछ अलग चीज नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल ही है। लेकिन अगर दो वस्तु में कोई एक वस्तु अगर प्लैनेट आ जाए, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे बेस्ट वर्ड होगा प्लैनेट या फिर ग्रह। अर्थ हो सकता है, मून हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है। और अगर कोई प्लैनेट और कोई एक ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आकर्षण जो बल लग रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्व बल कहेंगे। फिर सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में बतलाया किसने, तो मैंने बताया था गैलीलियो साहब ने। लेकिन न्यूटन ने आके उसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। उन्होंने ये कहा कि कोई भी दो वस्तु ब्रह्मांड की है वो अपने एक दूसरे ऊपर क्या करती है, एक आकर्षित बल लगाती है। और वो जो बल है यानी कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट उन्होंने ये बताया कि जो दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की जो दूरी है उसके दूरी के वर्ग के यानी कि उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही चीज यहां भी लिखी गई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों वस्तु के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स में फिर ये जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो आपको क्या मिला, जी। अब यहां से आपको सवाल पूछता है कि ये जी है क्या, तो ये जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट याद रखना है आपको। अब आर क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है। अब ये जो वैल्यू दी गई है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि सार्वत्रिक, ये आपका नियतांक है। यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मतलब ये है कि आप कहीं भी चले जाइए, आप कोई भी प्लैनेट में चले जाइए, चाहे आप अर्थ में अभी हैं, पृथ्वी में हैं, या आप मून पे चले जाइए, ठीक है, या मार्स में चले जाइए, चाहे जुपिटर में चले जाइए, ये जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसने दी थी, हेनरी कैवेंडिश ने इस जी का मान बताया था। यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए इसके बाद फिर आपको प्रॉपर्टीज से जो क्वेश्चन बनता है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका नेचर कैसा है, तो मैंने अभी बताया आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स होती है। दूसरी बात, गुरुत्वाकर्षण बल क्या माध्यम पे निर्भर करती है। देखिए आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में फंसाने के लिए कि दो कोई ऑब्जेक्ट है जिसको पानी में रखा गया है और कोई दो ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको गैस में रखा गया। उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, दो सिस्टम होगा, एक सिस्टम 1 हो गया ये, ठीक है, और सिस्टम 2 है। अब इस सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में दो ऑब्जेक्ट रखी गई है, ठीक है। इस सिस्टम 1 में यहाँ पे जो प्रेजेंट है आपका पानी रखा गया, ठीक है, पानी के अंदर ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, यहाँ मैंने लिख दिया है वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे एयर प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट होगा। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, एक कुछ डिस्टेंस आर डिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी कोई आर डिस्टेंस होगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा और ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बिल्कुल सिमिलर। इसी तरह से ये भी ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर F3 फोर्स लगा रहा होगा और ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर F4 फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। अब इसका जो मास है m है, m1 है, इसका भी मास m2 है। अब इस ऑब्जेक्ट का भी मास m1 है और इसका भी मास m2 है। डिस्टेंस r, यहाँ भी डिस्टेंस r। तो अभी हमें बताइए कि जो F3 है और F4 है, मैंने क्या बताया था, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, यानी F3 = F4 होता है। यही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, G स्मॉल m1 स्मॉल m2 अपन r²। ये हो गया आपका सिस्टम 1 का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये हो गया आपका सिस्टम 1 का ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस केस में आइए, तो इस केस में जब हमने निकाला तो F1 = F2 कैपिटल F होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हमें मिलेगी, सिस्टम 2 है ये, तो इसकी वैल्यू में क्या मिलेगी, कैपिटल G
m1 m2 अपन आर स्क्वायर, यही मिला। तो आपको क्या मिल रहा है कि आपका ये माध्यम कोई भी हो, चाहे वाटर हो जाए, चाहे एयर हो जाए, चाहे कोई भी गैस आप ले लीजिए, वो माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी क्या है फोर्स Gm1 m2 अपन आर स्क्वायर, यहाँ भी क्या है Gm1 m2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपका क्या आपसे पूछेगा क्वेश्चन की ग्रेविटेशनल फोर्स माध्यम पे तो निर्भर नहीं करता, ठीक है भाई। क्या माध्यम, क्या द्रव्यमान पे निर्भर करता है, क्या दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है उस पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल। जैसे कि मैं क्या आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इसका मास है 2 kg और इसका मास है 4 kg, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, बताइए लगाएगा F1, और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा F2 फोर्स लगाएगा। इसके बीच की क्या कुछ दूरी होगी जिसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी प्रकार एक और ऑब्जेक्ट मैंने, एक अलग सिस्टम मैंने ले लिया है, एक है ये आपका 50 kg का है, ठीक है। 50 kg का ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका 10 kg का ऑब्जेक्ट है। तो सिमिलर यहाँ पर भी क्या करेगा, ये 50 kg वाला इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, मैं ले रहा हूँ F3, और उसी प्रकार ये भी क्या करेगा F4 फोर्स लगाएगा, और इसके बीच की क्या होगी, एक सर्टेन डिस्टेंस होगी। मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ ये R2 है, तो ये आपका R1 है। अब मुझे ये बतलाइए, जो F1 है और जो F2 है, आपको पता है दोनों का मान क्या होगा, बराबर। यानी कि ये ऑब्जेक्ट जितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर लगा रहा होगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो F का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल G, दोनों का मास का गुणनफल करेंगे तो G इंटू 2 इंटू 4, ठीक है, अपन R स्क्वायर यानी कि R1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अभी मैं इस केस में ये ले रहा हूं कि दोनों का जो डिस्टेंस है R1 इक्वल्स टू R2 है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, यानी R1 इक्वल्स टू R2 है। अब इस केस में मुझे ये बताइए F3 इक्वल्स टू F4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो यहां पे हम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहिए तो क्या होगा, G इंटू 50 इंटू 10 kg अपन R स्क्वायर, R2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये बतलाइए। चलिए ठीक है सर, हमें क्या पता है, हमें पता है कि R1 इक्वल्स टू R2 होता है। देखिए बहुत मैं बेसिक पे लेकर के जा रहा हूं और यहां से क्वेश्चन आपका पुटअप कर दिया जाता है। तो यहां से जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकल के आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, 8G R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आपका क्या वैल्यू आ रहा है, 50 गुना 10 यानी कि 500G अपन, अच्छा मैं R2 के जगह क्या R1 लिख सकता हूं, यस सर मैं लिख सकता हूं R1 स्क्वायर। अब बतलाइए, चलिए अब मुझे ये बतलाइए कि यहां पर जो वैल्यू आपका आ रहा है G अपन R1 स्क्वायर जो है किसका गुणनफल है, ये 8 का गुणनफल है। ये G अपन R1 स्क्वायर किसका गुणनफल है, 500 का। यानी यहाँ पे 8 का मल्टीपल है और यहाँ पर 500 का मल्टीपल है। बेसिक सा कंसेप्ट लगाइए, किसका मान अधिक होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दे रहा हूँ कि G अपन R1 स्क्वायर का मान, मैं मान के चल रहा हूँ 1 है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ 1 है, तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा भाई, आएगा। तो यहाँ पे भी Gm1 अपन R1 स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर F ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर आया कि नहीं आया। अब बतलाइए कौन सा फोर्स ज्यादा है, कौन सा फोर्स ज्यादा है, 500। तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट का जो मास आप देख रहे हैं कंपैरेटिवली इससे क्या है, ज्यादा है। यहां से देखिए 50 गुना 10 हमने किया तो यहाँ पे क्या आ गया होगा, 500। और मैंने अभी आपको बताया था अभी कि फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों ऑब्जेक्ट के मास के गुणनफल के बराबर होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जो उसकी दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाकी ये सब चीजें अब आपको समझ में आ गई है। अब हमारा आज जो टॉपिक है मेन उस पर आएंगे। बाकी प्रैक्टिस सेशन में मैं आपका जो डिस्टेंस है उसको भी मैं करवा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो आप एप्लीकेशन में होप शो की साइड वीडियो अपलोड कर दिया गया मैंने, तो आप वहां से भी कर लेंगे कवर। और ये एज ए डेमो आपको यूट्यूब पर भी जा रहा है और ये आपको एप्लीकेशन पे भी एज इट इज जाएगा, ठीक है, ताकि आप देख सके कि क्या पढ़ाई जा रही है, क्या चीज़ें कंटेंट मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ मैंने लिखा भी था, मैंने क्या लिखा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों वस्तु के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए आगे बढ़िए। माध्यम पर निर्भर नहीं करता, मैंने समझा दिया। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रल फोर्स है। समझिए कैसे सेंट्रल फोर्स है, इसको कैसे बोला जा रहा है। मैंने आपको क्या बताया, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, ठीक है, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट ए है, इसका ऑब्जेक्ट बी का नाम मैं रख रहा हूं, इसका अपना मास m1 है, इसका अपना मास m2 है। तो ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, एक फोर्स लगाती है। चलिए लगाएगी कि नहीं लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। मैं ले रहा हूं जस्ट एग्जांपल, ये इसके ऊपर लगा रही है F1 और ये इसके ऊपर लगा रही है फोर्स F2। आपको क्या पता है ये क्या होता है, F1 इक्वल्स टू F2 होता है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब ये केंद्रीय फोर्स, सेंट्रल फोर्स क्यों है, अब इसको समझिए। क्योंकि देखिए
अगर ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर इस, ठीक है, उसी प्रकार ये बी जो लगा रहा है ए के ऊपर उस प्रकार, तो क्या दोनों का एक केंद्रीय फोर्स, सेंट्रल में ये फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई मतलब कि क्योंकि अभी इस चीज को भी समझिए कि मास जो है क्या नेगेटिव होता नहीं, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव होता है। तो केंद्र की ओर ये फोर्स लगेगा हमेशा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ये एक सेंट्रल फोर्स है या फिर केंद्रीय बल है। चलिए ये भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये मैंने समझा रखा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों का होता है, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होंगे तो रिपल्सन भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा। सेम यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स में भी पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे तो वहां पे भी अट्रैक्शन। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, और सबसे मजबूत पूछा जाएगा तो नाभिकीय फोर्स। देखिए सबसे वीकेस्ट कमजोर फोर्स ऐसा, इसके पीछे का रीजन मैं बतला रहा हूँ। देखिए F इक्वल्स टू क्या मैंने आपको बताया, G m1 m2 अपन r², ठीक है मेरे भाई। अब एक जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, चलिए हम यहाँ पे एक व्यक्ति बनाया हूँ मैंने, एक यहाँ पे बच्चा का बनाया, इसका वेट है मान के चलते हैं 50 kg वेट है, यानी भार, यानी कि 50 न्यूटन का है। वेट क्या होता है, भार 50 न्यूटन है और इसका भार मान के चलते 10 न्यूटन है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वही ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। चलिए मैं वैल्यू का निकालता हूँ, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। जी का वैल्यू कितना है मैंने आपको बताया है 6.67 10⁻⁻11, ठीक है, इंटू m1 m2 50 गुना, सॉरी मास है ना भाई, मास 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 50 kg मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, 50 kg हो गया ये, और ये आपका 10 kg हो गया, तो 50 गुना 10 हो गया ये आपका अपन आर। इनके दोनों के बीच का कोई सर्टेन डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ 10, ठीक है, 10 मीटर ले लिया हूँ, यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, कितना आएगा 6.67 10⁻⁻11 गुना 500 अपन 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। इसको 0 से 0 मैंने हटा दिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 इंटू 6.67, यानी कि मैं 7 इसको अप्रॉक्स मान ले रहा हूँ 35, ठीक है ना। 35 इंटू 10⁻⁻11, इसका मतलब क्या है समझिए, 35 अपन 10⁻11, यानी क्या इसका मतलब ये कि 0.1234567891011 इतना न्यूटन क्या है यहाँ इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। मतलब समझ रहे हैं, 0.0034 इतना जीरो, यानी कि अप्रॉक्स 10⁻0 न्यूटन है फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है। समझ में आया। तो इसलिए सबसे कमजोर फोर्स होता है आपका क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए ये आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है ना भाई, कि सबसे पूरे ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल जो है वो क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। तो आप उसको क्या करें, सिद्ध करें, तो सिद्ध कर देंगे एग्जाम्पल लेकर के। समझ में आ गया। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है। अच्छा कुछ और भी प्रॉपर्टीज मैंने बताया था कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में मैंने बताया था क्या, कि न्यूटन का कौन सा लॉ को फॉलो करता है, थर्ड लॉ, मैंने एग्जाम्पल देकर समझा रखा। दो वस्तु के बीच की दूरी कितना भी हो जाए, ठीक है ना, कितना भी हो, चाहे बहुत कम बहुत सटा करके भी रखिए तब भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, बहुत दूर करिए तब भी वहां पे गुरुत्वाकर्षण फोर्स जरूर लगेगा। आज का मुद्दा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण को खत्म करना। चलिए हम लोग खत्म करते हैं गुरुत्वीय त्वरण को। देखिए गुरुत्वीय त्वरण को खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार समझाना चाहूंगा गुरुत्व बल के बारे में। मैं किसको समझाना चाहूंगा, गुरुत्व बल के बारे में। गुरुत्व बल यानी कि इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ग्रेविटी फोर्स, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स यानी गुरुत्व बल के बारे में मैंने आपको यह बतलाया था कि एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका प्लैनेट होगा, ठीक है, और कोई एक ऑब्जेक्ट होगा। अब सिंपल सी बात आपको पता है, और इसके बीच की एक दूरी होगी, मैं ले रहा हूं आर। तो ये प्लैनेट क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा F1, और ये ऑब्जेक्ट यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा F2। अब इसका मान क्या है, F1 इक्वल टू F2 है, इसको भी हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल, ठीक है ना। यही क्या होता है आपका गुरुत्व बल, जो अगर यहां पर अगर ऑब्जेक्ट आ जाता प्लैनेट हट करके तो इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूं ये क्या है, आपका एक प्लैनेट है, ठीक है, और ये क्या हो गया, आपका गुरुत्व बल हो गया। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा मेरे भाई, अभी मैंने आपको सिखाया निकालने। F इक्वल्स टू यानी गुरुत्व बल, इन दोनों के बीच में जो गुरुत्व बल लग रहा कितना, कैपिटल G, इसका अपना मान कैपिटल M ले रहा हूं, ये स्मॉल m हो गया, ये डिस्टेंस है R, कैपिटल G स्मॉल m अपन R², ठीक है। गुरुत्व बल आपको समझ में आ गया, ठीक है सर, गुरुत्व बल मुझे समझ में आ गया। अब एक बात बतलाइए, मैंने आपको एक्सेलरेशन मैंने पढ़ाया है, आपको लॉज ऑफ मोशन आपने अच्छे से देखा होगा, मोशन पूरा मैकेनिक्स अच्छे से आपने देखा होगा। मैंने एक्सेलरेशन क्या बताया था, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, चेंज इन, चलिए मैं इसको फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना जी। मतलब क्या, समय के साथ वेग में परिवर्तन, ठीक है ना, समय के साथ वेग में परिवर्तन को ये क्या कहते हैं, आपको
त्वरण के बारे में मैंने आपको बतलाया था। ठीक, आज आपको पढ़ना क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ना। यानी आपको एक्सेलरेशन तो समझ में आ गया कि समय के साथ ऑब्जेक्ट में क्या होगा, वेग में परिवर्तन आएगा, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी ये आपको समझना है। यानी यहां पे चलिए आइए फिर से एक और भी बेसिक लेके चलते हैं। जैसे कि आपका ये गाड़ी हो गया, ठीक है मेरे भाई, ये गाड़ी है, अंदर में 2 सीट है, व्हील चेयर वगैरह जो भी है ये, ठीक है। अब इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से, लीनियर एक्सेलरेशन है। लेकिन जब हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आज आप पढ़ रहे हैं उसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला चीज ये आपको माइंड में रखना है। क्लियर है सर? ठीक है सर, क्लियर है। अब आइए, एक्सेलरेशन का मतलब मैंने क्या बताया, फिर से समझिए। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है इसका मतलब कि 1 सेकेंड में अगर वेलोसिटी 5 मीटर, मतलब ऐसे समझिए कि मुझे पता है एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब समझिए क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड अपन सेकेंड, यही है। यानी इसका मतलब ये कि 1 सेकेंड में, ठीक है ना, 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज हो रहा है। अगले 2 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगले 3 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यह है आपका एक्सेलरेशन का मीनिंग। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, समझा रखा है, लेकिन फिर भी चीज़ों को मैं रिकॉल करने का कोशिश करवा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, और जो यूट्यूब पर अगर नहीं किए हैं क्लास वगैरह तो उनको भी समझ में आए। तो एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन एक्सेलरेशन तो सर समझ में आ गया हमें, लेकिन अब हमें समझना है कि ये जो एक्सेलरेशन आया है किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का मीनिंग आपको मैंने क्या समझाया है, एक मैंने ग्रेविटी फोर्स के बारे में बतलाया है। ग्रेविटी फोर्स कुछ नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। लेकिन यहां पर एक ऑब्जेक्ट आपका, कोई प्लानेट आ जाएगा, ध्यान रखना भाई, यहां पे एक प्लानेट आ जाएगा और कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके बीच जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम क्या नाम देंगे, ग्रेविटी फोर्स देंगे। अब आइए, यहां तक चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पास आने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक टर्म समझाना चाहता हूं, मास के बारे में या फिर द्रव्यमान के बारे में। मैं आऊंगा यहां पर भी, अभी आप वेट करिए कि हम धीरे धीरे आएंगे। मास, द्रव्यमान मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी हिंदी में इसे कहते हैं पदार्थ की मात्रा। इसका मतलब क्या है समझिए, एकदम इसके फिजिकल, देखिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं भाई, कोई रट्टू वाला चीजें आप नहीं पढ़ रहे। पदार्थ की मात्रा का मतलब क्या है, मास, यानी कि जैसे कि 1 केजी आपके पास आलू है, ठीक है ना, 1 केजी क्या है, आलू है। इसका मतलब 1 केजी आलू में कुछ आलू का नंबर होगा ना, उसमें मान के चलते हैं कि 20 आलू, ठीक है ना, 20 आलू 1 केजी में चढ़ा है। अब सिंपल सी बात है, 2 केजी में सेम साइज का अगर आप आलू लेंगे तो कितना चढ़ेगा, 40 आलू चढ़ेगा, है ना। अब एक बात बतलाइए, अगर आप अर्थ में रहिए, यानी कि ये मैटर हो गया, क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि 20 आलू की संख्या से आपका 1 केजी बना है आलू, 40 संख्या आलू का है तब जाके 2 केजी बना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो अब आप अगर अर्थ में भी रहिएगा तो क्या ये आलू की संख्या घटेगा? नहीं। अगर आप इसी को लेकर के, यही 1 केजी आलू को लेकर के अगर आप मून पे चले जाइएगा तो क्या ये 20 आलू से क्या 19 आलू हो जाएगा, या 18 आलू हो जाएगा, 21 हो जाएगा? नहीं, ये 20 का 20 ही रहेगा। या आप जुपिटर में कहीं भी चले जाइएगा तो ये 20 संख्या आलू की रहेगी। यानी कि आपको ये समझ में आ गया, मास किसको कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहते हैं। यानी किससे मिलकर के, जिससे भी मिलकर के, जिस भी पदार्थ से हम मिलकर के बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मास, जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे आपके हाथों में पेन होगी, अब ये पेन कैसे बना होगा, प्लास्टिक मटेरियल से बना होगा। तो जितना भी प्लास्टिक इस्तेमाल करके इसको बनाया गया होगा वही क्या होगा, उसका क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको हम मास कहते हैं। अब इस पेन को आप लेकर के कहीं भी चले जाइए, कोई भी प्लैनेट में, क्या प्लास्टिक की क्वांटिटी घटेगी? उतना ही रहेगा। यस सर, उतना ही रहेगा। तो मतलब आपको एक चीज तो ये समझ में आ गया कि मास नेवर चेंजेस, ठीक है ना। आप किसी भी प्लैनेट में चले जाइए, अर्थ को छोड़ करके, पृथ्वी को छोड़ करके आप मून में चले जाइए तो भी मास चेंज नहीं होगा। क्लियर है सर? क्लियर है सर। अब अगला आपको एक टर्म समझना है वेट के बारे में। वेट यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं भार, जिसको हम लोग लिखते हैं mg। अब एक बात बतलाइए, mg मतलब क्या है, यहां पे आ गया मास, यानी ये मास क्या है, नेवर चेंज, यानी कि मास क्या हो गया आपका कांस्टेंट, जो मैटर से बना। आप जैसे कि आप कोई एक इंसान है मेरे भाई, ठीक है, ये कोई एक इंसान है तो इसका कोई एक वेट होगा, mg होगा, भार होगा ना। अब ये भार होता क्या है, तो ये m क्या है, जो सेल, जो कोशिका से मिलकर के बना है, उस कोशिका का जो मास। अब आप कहीं भी चले जाइए, मून पे भी चले जाइएगा ना, तो आपकी जो कोशिका का जो मास है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ आपका वेट चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जी कांस्टेंट नहीं रहता है हर जगह।
अगर आप अर्थ के सरफेस में है तो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको मैंने बतला भी दिया, वीडियो भी डाल चुका हूं कि अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, अगर अर्थ सरफेस से नीचे गहराई में जाएंगे तो घटेगा, केंद्र में आएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, भारहीन हो जाएंगे हम लोग, वेट हमारा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मास नेवर चेंजेस, वेट कैन भी चेंजेस। क्लियर, यानी कि भार चेंज हो सकता है लेकिन मास चेंज नहीं हो सकता है। हमारे दिमाग में इतना चीज तो भाई समझ में आ गया। चलिए अब आखिर ये वेट होता क्या, इसको समझिएगा। जैसे ये क्या है, आपका अर्थ हो गया, ठीक है, ये आपका अर्थ है, इसका मास कैपिटल एम है, और यहां मैं सेव ले रहा हूं क्योंकि सेव ही न्यूटन ने लिया भी था, तो इसका अपना कोई एक मास है स्मॉल एम। अब आपको पता है, क्या पता है कि ये जो सेव है ये अर्थ के ऊपर क्या है, एक फोर्स लगाएगा F1, और ये जो अर्थ है ये मास सेव के ऊपर भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा F2। अब ये फोर्स जो लग रहा है F1 और F2 ये क्या होगा, दोनों बराबर होगा। इसके बावजूद भी क्या होगा, ये सेव क्या होगा, नीचे गिरता हुआ आपको दिखेगा और फाइनली ये नीचे गिर भी जाएगा। अब एक बात बताइए, दोनों फोर्स सेम लग रहा है लेकिन इसके बाद भी सेव क्यों नीचे गिर रहा, अर्थ क्यों नहीं ऊपर चला जा रहा, ये आपका सवाल है, ठीक है ना, ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल है कि ये अर्थ क्यों नहीं ऊपर चला जा रहा है। तो समझिए, अर्थ का जो मास है और ये जो एप्पल का जो मास है, सिमिलर उसी प्रकार से कोई एक मोटा व्यक्ति और एक छोटा सा बच्चा, अब ये इसके ऊपर 10 न्यूटन लगा रहा है और ये भी इसके ऊपर 10 न्यूटन लगा रहा है, यानी F1 = F2 हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये आदमी एज इट इज वहीं रह गया, यानी ये अर्थ हो गया, और ये बच्चा क्या हुआ, इधर आ गया, यानी कि ये आपका सेव हो गया, इसकी और मोशन में हो गया या इसकी और आकर्षित हो गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है, आकर्षित बल का होता है। ठीक है, तो आप समझिए, अब ये जो सेव जो आप देख रहे हैं, ये सेव का, यहां मैं लिख दे रहा हूं सेव, ये जो मोशन में आया नीचे, तो कैसे नीचे आया, ये जो अर्थ ने जो फोर्स लगाया, इसके फोर्स के लगाने के कारण, ठीक है ना, इसके फोर्स के में लगाने के कारण ये जो सेब है मोशन में आ गया है, और ये जो मोशन में आया यानी क्या, उसका जो अपना मास, और ये जो मोशन में आया यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटी है, क्योंकि अब मैं ये ग्रेविटी फोर्स, देखिए ये जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटी फोर्स है, आप क्या नाम देंगे इसको, सर ग्रेविटी फोर्स का नाम देंगे, इसको क्या नाम देंगे, ग्रेविटी फोर्स का नाम देंगे। तो ये ग्रेविटी फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट मोशन में आया, समझिएगा, ये ग्रेविटी फोर्स के कारण, क्योंकि ये क्या प्लैनेट ही है ना, तो ये ग्रेविटी फोर्स के कारण में क्या हुआ, मोशन में आया आपका सेव। तो इस ग्रेविटी फोर्स के कारण मोशन में आ गया है, मोशन में आ गया यानी क्या है, इसके पास एक्सेलरेशन आ गया है, एक्सेलरेशन आ गया मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया है। तो ये जो एक्सेलरेशन आया कौन से फोर्स के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण, इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम लोग नाम दे देते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ये आया किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि ये हमारा, हम लोग मून पे चले गए, ठीक है, अब मून से हम लोगों ने एक सेब को गिराया, तो सेम यहां पर भी वही फंडा हम देख रहे हैं कि ये सेब भी मून के ऊपर फोर्स लगा रहा है F1, और ये मून भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F2, और F1 = क्या होगा, आपका F2 होगा, और इसको हम क्या नाम देंगे, ग्रेविटी फोर्स का नाम देंगे, क्योंकि ये एक आपका क्या है, प्लैनेट आ गया। लेकिन मून का मास इतना अधिक होने के कारण ये सेब को क्या करता है, मोशन में ले आता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये कौन से फोर्स के कारण ये मोशन में आया, तो ये जो ग्रेविटी फोर्स है इसके कारण ही ये मोशन में आया, और इस मोशन में आने के कारण इसको जो अपना भार फील होता है वही उसका क्या होता है, वेट होता है। यानी कि मास, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर जितना सेब में है, जितना पल्प उसके अंदर जो है वो उसका मास, और जी का जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमें भार मिलता है। यानी क्या कि जो आप वेट चिल्ला रहे होते हैं, जो भार बोलते हैं, ये क्या है, आपका एक फोर्स है ना। क्यों फोर्स है, क्योंकि जिस बल के, यानी कि कौन सा बल, ग्रेविटी फोर्स के कारण ये जो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मोशन में आया, तो इसके मोशन में आने के कारण इसको जो अपना भार फील होता है वही उसका वेट कहलाता है। यानी कि वेट क्या है, आपका एक भार है, इसलिए वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो अगर वेट, समझिएगा, अगर वेट आपका फोर्स है तो फोर्स = क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, अच्छे से चलिए मैं लिख रहा हूं ताकि समझ में आ पाए। मैंने आपको ये बतलाया, मैंने आपको क्या बताया कि भार का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, आपका न्यूटन। तो अगर वेट, WEIGHT, वेट अगर आपका क्या है, वेट यानी कि भार अगर आपका एक फोर्स है, यानी कि बल है, तो फोर्स = क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो वेट हुआ है कौन से फोर्स के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण, तो यहां पे मास इनटू क्या लिखेंगे, g। ठीक है ना, मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से,
तो वेट इक्वल्स टू क्या हो गया mg। मास नेवर चेंज, मास कांस्टेंट रहेगा। अब ये g की वैल्यू की अब हम लोग बात करते हैं कि ये g का वैल्यू अब हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए हमने पहले भी कल भी बताया था, जो न्यूटन साहब ने हमें क्या बताया है कि जो फोर्स है, मतलब उन्होंने ये बताया था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट है, इसका अपना मास m1 है, इसका मास m2 है, इसके बीच के डिस्टेंस r है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F1, ये इसके ऊपर लगाएगा फोर्स F2, ये दोनों फोर्स क्या होता है बराबर, यही फोर्स क्या कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट दोनों के मास का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है दूरी का वर्ग का। तो इसका वैल्यू हमें मिला था g स्मॉल m1 m2 अपन r स्क्वायर, यही मिला था। लेकिन हम यहाँ पे निकालना क्या चाह रहे हैं, निकालना हम चाह रहे हैं g का वैल्यू, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे एक प्लैनेट आएगा जिसका मास कैपिटल m है, और एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास स्मॉल m है, और ये डिस्टेंस r हो गया। मैं डिस्टेंस r नहीं कैपिटल R मैं ले रहा हूँ। तो फोर्स जो ग्रेविटी फोर्स यहाँ से जो निकलेगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपन r स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैपिटल F ये स्मॉल m नीचे आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा g कैपिटल M अपन r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक बात बतलाइए, ये जो m है ये क्या है आपका मास ऑफ प्लैनेट हो गया है ना जी, और ये r क्या है, ये r क्या हो गया, ये आपका रेडियस ऑफ प्लैनेट है। अब ये समझिए रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये r नहीं है। अब कैसे, अब इसको समझिए, अब इसको ही मैं समझाऊंगा क्योंकि बहुत लोगों का ये डाउट होता है। अब हुआ क्या, ये जो आपको प्लैनेट मैंने दिखाया, ये वाला प्लैनेट यहाँ मैंने बना दिया, और ये ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। स्मॉल m ये है आपका कैपिटल M, ये है आपका प्लैनेट। अब ये भाई इसका प्लैनेट का तो मास बहुत अधिक है, मोटा आदमी वो बच्चा के कंपैरिजन करिए, दोनों फोर्स सेम लगा रहा है, इसके बावजूद ये क्या होगा, ये तो नीचे आ जाएगा। यानी कि अब ये इसका एग्जैक्ट फिगर ये हो गया, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये r ही ना है, तो ये r क्या है रेडियस ऑफ प्लैनेट है। अगर हम अर्थ लेंगे तो मास ऑफ अर्थ लेंगे, यहाँ पे मास ऑफ क्या ले लेंगे, अर्थ लेंगे, क्या होता है 6 × 10⁻24, रेडियस क्या हो जाएगा 6400 किलोमीटर। तो अब ये जो F/m क्या होता है, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है मेरे भाई। F/m इक्वल्स टू क्या होता है, a होता है, यानी इसका वैल्यू a, यानी कि हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं, g कैपिटल M अपन r स्क्वायर। तो g का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से g का वैल्यू क्या निकला, स्मॉल g कैपिटल M अपन r स्क्वायर। ये m क्या है मास ऑफ प्लैनेट, ये r क्या है रेडियस ऑफ प्लैनेट। अब जो भी प्लैनेट में आप जाइएगा, अगर चंद्रमा में जाइएगा तो मास चंद्रमा कर लेंगे आप, रेडियस चंद्रमा का लेंगे, अर्थ में है तो मास रेडियस अर्थ का लेंगे और रेडियस अर्थ का लेंगे। तो अर्थ का जैसे हम निकालेंगे तो g का वैल्यू 6.67 10⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना है, तो 6 × 10⁻24, और रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके सिग्निफिकेंस को समझिए, इसका मतलब क्या है, यानी कि g का वैल्यू आया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9.8 मीटर पर सेकेंड अपन सेकेंड। तो ये किसका यूनिट है, स्पीड का है, और ये क्या है आपका टाइम हो गया। इसका मतलब ये कि एक सेकेंड में अर्थ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, अर्थ की मैं बात कर रहा हूं कि एक सेकेंड में सेब जो है अगर गिरेगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसका स्पीड इंक्रीज होगा। जैसे कि समझिए ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया और ये आपका सेव हो गया, ठीक है। अब ये जो नीचे गिरेगा ये एक सेकेंड में कितना स्पीड से, 9.8 मीटर पर सेकेंड से। इसको अप्रॉक्स हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो ये आपका स्पीड कितना इंक्रीज करेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अगले दूसरे सेकंड में इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अगले 3 सेकंड में क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए क्या देखिएगा, यानी एक सेकंड में आपने देखा 10 मीटर पर सेकेंड एक सेकंड में चेंज हो, यानी कि ये स्पीड चेंज हो रहा है एक सेकंड में। समझ में आया, तो यही तो एक्सेलरेशन है ना, कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपका हो गया, यानी कि जो आपका सेब नीचे गिर रहा है तो उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है। एक सेकंड में कितना था, 10 मीटर पर सेकंड, अगले दूसरे सेकंड में कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड, अगले 3 सेकंड में क्या हो गया, 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब तो यही है ना, जी का वैल्यू जो आपका आया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड अपन सेकंड। इसका मतलब ये मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है भाई, स्पीड का। इसका मतलब ये कि एक सेकंड में जो ऑब्जेक्ट गिरेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ उसका स्पीड इंक्रीज करेगा, क्योंकि बॉडी अगर एक्सेलरेशन में, यानी कि उसका स्पीड तो कांस्टेंट नहीं होगा। अगले दूसरे सेकंड में इसका स्पीड कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18,
19.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जस्ट फिर तीसरे सेकेंड में फिर से आगे बढ़ेगा, तो यानी कि अगर मैं इसको 10 मान लूँ, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगा ठीक है। उसके अगले दूसरे सेकंड में क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड होगा। अगले 3 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। तो यानी अर्थ में आप अब सेम अगर आपको मून में निकालना हो, यानी कि जी अब देखिए मून में जाएंगे तो जी का वैल्यू तो चेंज होगा ना भाई, क्योंकि देखिए ये आपका एक प्लैनेट अब मून हो गया है ये, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। तो अब ये ऑब्जेक्ट को ये अपनी ओर खींचेगा, क्यों, इसका मास बहुत अधिक है। ठीक है ना, इसका मास बहुत अधिक है, इसलिए इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो खींच लेने के कारण मून के पास ये आ गया। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, जो रेडियस ऑफ मून होगा, तो कैपिटल जी मास ऑफ मून होगा और रेडियस ऑफ मून होगा इसका स्क्वायर। तो ये जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या आएगा पता है, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो जी जो है मून में, जो जी है जो आपका मून में, जो अर्थ का जो जी है होता है ना, उसका 1/6 होता है, जो होता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये कि मून है ये आपका, और यहां से जब आपका सेव गिरेगा तो एक सेकेंड में 1.63 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज करेगा। तो एक सेकेंड में ये आपका 1.63 मीटर पर सेकेंड आया, यानी इसको मान के चलते हैं अप्रॉक्स में 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, स्क्वायर। तो एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड चेंज हुआ। अगले दूसरे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से गिरेगा। अगले तीसरे सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से गिरेगा। अगले चौथे सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड स्पीड से नीचे गिरेगा आपका सेव। समझ में आया ये बातें, यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक बात बताइए, ये क्या जो जी है, क्या ये जो सेब है या पत्थर गिर रहा है या कोई पेन गिरा रहे हैं या कोई कागज का टुकड़ा गिरा रहे हैं, क्या उसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं। किसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप कौन से ग्रह में खड़े हैं, यानी कि आप अर्थ में हैं या मून में हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो गुरुत्व त्वरण है क्या ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको एक बात और भी प्रूव करवा देता हूं, जैसे कि आप अपने घर में बैठे होंगे, ठीक है ना, आपके बगल में एक टेबल चेयर होंगे, ठीक है, तो ये टेबल भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है F1 और आप भी फोर्स लगा रहे हैं F2। दोनों बराबर फोर्स है, लेकिन यहां पर ना तो आप इसके मोशन में आ रहे हैं इसके तरफ, ना ही ये आ रहा है इसके तरफ। ऐसा क्यों, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने जैसे यहां बार बार बोला कि मून का मास बहुत अधिक है, मून का मास बहुत अधिक है, इसलिए इसको अपनी ओर खींच ले रहा है। उसी प्रकार मैंने बोला यहाँ पे अर्थ के बारे में भी कि अर्थ का मास बहुत अधिक है, इसलिए इसको अपनी ओर खींच ले रहा। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे मास अधिक होता है। चलिए, अब जैसे कि ये टेबल है, तो टेबल का मास कितना होगा, हार्डली 15 kg का एक टेबल होगा। आपका वेट बहुत ज्यादा मोटा है, आप तो 80 kg के आप होंगे। तो आप दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका वैल्यू हम निकालते हैं। जी का वैल्यू हम पुट करना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा 6.67 10⁻⁻11 80 गुना 15 अपन इस आपके दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ मैं ले रहा हूँ, कितना ले लूँ, मान के मैं एक ही ले रहा हूँ, 1 ही मीटर, मतलब थोड़ा सा इजी रहे, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 15 8 क्या हो जाएगा 120, 6.67 10⁻⁻11 120 हो गया इधर, और 120 और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इधर एक हम 2 जीरो हटा लेंगे, आपका ये हो गया। अब 12 से हम इसको केवल मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 सत्ते 84 का 4 8 12 छक 72 8 80 का 8 12 छक 48, सॉरी 12 छक 48 में बोल रहा हूँ, 12 छक 72 72 8 80, मतलब इसके आसपास यही होगा। थोड़ा कैलकुलेशन आप देख लिया, 10⁻⁻11 अपन नीचे 10 है, तो ये आपको नीचे हम इसको ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मान के चल रहे ऊपर में 8000 है और -11 तो आ जाएगा 10⁻, ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। 10⁻12, तो यहाँ से 3 हटा देंगे, इसको 3 हटाएंगे तो 8 अपन 10⁻, कितना आ जाएगा 3 हटा तो 9। अब इसको मतलब समझिए, इसका वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8, इतना न्यूटन आपके और टेबल के बीच, मतलब अप्रॉक्स 0 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इसीलिए इतना हम लोगों का मास कम है ना। देखिए कोई भी चीज का, आपका टेबल हो पलंग हो, इतना मास कम होता है क्योंकि जी का जो वैल्यू है -11 होने के कारण आपका जो वैल्यू देखिए 0.00008 न्यूटन, यानी 10⁻0 न्यूटन हो जाता है। लेकिन यही मैं अर्थ के केस में अब आपको दिखाता हूं। ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है, और ये हो गया कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। इसके बीच का जो भी डिस्टेंस है इसको अपनी ओर खींच लिया तो ये यहाँ आ गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा r, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वैल्यू कितना ज्यादा आ जा रहा है, 6.67 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ कितना है 6 × 10⁻24 kg। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट, सेब का ही ले लेते हैं, मान के चलते हैं, चलिए मैं 1 kg ले रहा हूँ,
ठीक है ना, 1 kg हो नहीं सकता, फिर भी ले ले रहा हूँ। और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 6400 किलोमीटर, यानी कि 6 पॉइंट किलोमीटर 10⁻⁻6 हो जाएगा, है ना। तो 6 इंटू 10⁻6 ले ले रहा हूँ, 10⁻3 है ना जी, 10⁻+6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 10⁻11 10⁻24, तो यहीं पे आप देखिए वैल्यू कितना ज़्यादा आ जाएगा, 10 का पावर कितना आ जाएगा 13, यानी अब देखिए 10⁻13 ऊपर हो गया है ना कि माइनस में है। यहाँ पे ये देखिएगा ना, यहाँ माइनस है, तो जिसके कारण ये नीचे आ जा रहा था, तो नीचे से इसको डिवाइड करना पड़ रहा था और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज मल्टीप्लाई करिएगा यानी जोड़िएगा तो ज्यादा ही वैल्यू आएगा, डिवाइड करिएगा मतलब तोड़िएगा तो कम ही आएगा। तो यहीं से अनुमान लगा लीजिए बहुत है, बाकी कैलकुलेशन करिएगा तो बहुत अधिक स्ट्रांग फोर्स लग रहा है, इसलिए वो सेब को अपनी ओर खींच लेता है। आदमी भी अर्थ की ओर खिंचा जाता है, आप ऊपर से गिरते हैं तो नीचे ही आते हैं ना, ऐसा नहीं तो हवा में उड़ रहे होते हैं, नहीं। ठीक है सर। अब एक और डाउट है कि सर जी का वैल्यू आपने क्या बताया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब आपने ये बताया 9.8 मीटर पर सेकेंड इसका जो स्पीड इंक्रीज होगा हर एक सेकेंड में, ठीक है। तो मैं एक कागज का टुकड़ा लिया हूं सर, और मैं इतना बड़ा सा एक स्टोन लिया हूं, ठीक है। अब मैंने इसको नीचे गिराया और इसको भी मैंने नीचे गिराया है। मैंने ये देखा इसको नीचे आने में t1 समय लग रहा है और इसको नीचे आने में t2 समय लग रहा है, लेकिन आपने तो ये बताया, और ये दोनों मैं अर्थ की बातें कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें g का वैल्यू क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, यानी कि हर एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज होगा, यहाँ पे भी हर सेकंड में यहाँ पे भी इंक्रीज होगा। इसमें भी जी का वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अर्थ में ही है भाई, हम चंद्रमा में नहीं गए। तो यहाँ पर भी क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगा। तो दोनों को क्या होना चाहिए, दोनों को साथ में ही नीचे गिरना चाहिए। लेकिन आप क्या देखते हैं, छत से जब गिराते हैं तो पत्थर गिर जाता है, कुछ देर बाद आपका कागज का टुकड़ा गिरता है ना, ऐसा क्यों, देखिए ऐसा क्यों। अब देखिए आप जब छत से गिरा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एयर है, बहुत सारे गैस है, ठीक है। अब इस गैस का क्या है, अपना एक रेजिस्टेंस वैल्यू है, ये क्या करता है, इसको रजिस्ट करता है, यानी इसको रोकने की कोशिश करता है। अब ये कागज क्या कुछ ग्राम होगा, इसका 0.9 ग्राम होगा। अब ये कुछ केजी में या कुछ 50 ग्राम के आसपास होगा। तो इसका मास जो है ना, और इसका जो मास है, इसका मास इतना कम होता है कि ये जो एयर है इसको रोकता है और ये धीरे धीरे आके गिरता है। और इसका मास इतना अधिक होता है जिसका कारण ये इसको रजिस्ट हवा नहीं कर पाती और ये नीचे गिर जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मतलब ये डिपेंड करेगा कि आप जो ऑब्जेक्ट गिरा रहे हैं उसका मास कितना है। लेकिन अगर आप यही चीज यहाँ पर पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए, आप एक रूम में वैक्यूम क्लीनर लाइए और पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, यानी यहाँ पे कोई भी हवा उपस्थित नहीं रहेगा, एक वैक्यूम बना दीजिए यहाँ पे। अब दोनों को गिराइए, इस कागज को भी और इस स्टोन को भी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोनों एक साथ नीचे गिरा, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई रेजिस्टेंस करने के लिए एयर उपस्थित है, क्योंकि दोनों गिरेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये भी गिरेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया जी जो है अर्थ पे कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और आप मून पे चले जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या हो जाता है, जो अर्थ है उसका 1/6 यानी कि 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ये भी वैल्यू आपको याद रखना है, ये भी बात मैंने बता दिया भाई, ये सारी चीजें समझा दी है। अब एक बात और है, यहाँ तक चीजें क्लियर है ना, यहाँ तक होप शो कि आपको समझ आया। ये पहले नोट्स में देख लेते हैं, नोट्स में और कुछ चीजें छूट रही है तो हम उससे भी कवर करेंगे। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं। ये रहा हमारा आज का टॉपिक। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में यहाँ बताया गया कि ये आपका कोई एक प्लैनेट हो गया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको अपनी ओर खींच लिया, खींच लेने के कारण मैंने आपको क्या फिगर बताया था, ये हो गया। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, जो रेडियस होगा प्लैनेट का। अब आइए इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला आपको पता है ग्रेविटेशन, यहाँ से जी का वैल्यू निकाल दिया, यानी कि जी जो है त्वरण जो है आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ प्लैनेट, ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास में। यानी पत्थर गिर रहा है, इसलिए तो मैंने बोला कि पत्थर गिराइए, चाहे कागज का टुकड़ा गिराइए, चाहे आदमी को ही गिराइए, सब कुछ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गिरेगा। अगर आप अर्थ में है, अगर मून में तो 1.63 से गिरेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गिरेगा। लेकिन वैक्यूम केस की ये बातें हो रही है। चलिए अब यहां मैंने लिख दिया है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। जो अर्थ में जी का वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अर्थ की ग्रेविटी है। मून में कितना है, जो अर्थ है उसका 1/6 यानी कि 9.8 को 6 से डिवाइड करेंगे 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, यानी एक सेकंड में इतना स्पीड आपका इंक्रीज हो रहा है। जुपिटर में 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हर प्लैनेट में जी का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि जी का जो फॉर्मूला आपने देखा यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला मास ऑफ प्लैनेट है। आप जो प्लैनेट में जाएगा उसका मास लेंगे और उसका आप क्या करेंगे, रेडियस लेंगे। ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट। अर्थ में तो अर्थ का मास लेंगे, अर्थ का रेडियस लेंगे। मून में जाइएगा तो मून का मास लेंगे, मून का रेडियस लेंगे, तो जी का वैल्यू ऑटोमेटिक
अलग आएगा। ठीक है, यहां तक चीजें, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द? होप सो कोई दुख दर्द नहीं होगा। तो ये हो गया। अब आगे वेरिएशन ऑफ जी, यानी कि अब आइए बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा और भी चीजों का। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, वेट के बारे में बताया था, वेट के बारे में मैंने आपको क्या बताया, mg। अब देखिए समझिए, अब कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई एक व्यक्ति है, इसका जो मास है 50 kg है, इसका वेट कितना है, मास कितना है, 50 kg है। अब अर्थ में मुझे बताइए इसका वेट कितना है, और ये अगर मून में चला जाएगा तो इसका वेट कितना होगा, WEIGHT वेट कितना होगा। तो सर वेट का फॉर्मूला होता है mg, यानी जो मास है और उसको हम क्या करेंगे, g से मल्टीप्लाई। तो अर्थ में g का वैल्यू कितना है, 9.8, और मून में कितना है, 50 × 1.63। यानी क्या अर्थ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो वही व्यक्ति, देखिए यहाँ मास अर्थ में भी सेम है, मून में भी सेम है, ठीक है, देखिए मास यहाँ पे भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो अर्थ में इसका भार कितना हो जा रहा है, 500 न्यूटन। न्यूटन क्यों, क्योंकि वेट क्या है, एक आपका फोर्स है, और मून में कितना हो जा रहा है, 100 न्यूटन। अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ, अप्रॉक्स है, कैलकुलेशन कर लेंगे आप। तो देखिए समझ में आ रहा। अब ऐसा समझिए कि क्यों ऐसा हुआ कि अर्थ में 500 न्यूटन और 100 न्यूटन, क्यों, क्योंकि देखिए अर्थ में जो जी की वैल्यू है मैं लिख रहा हूँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और यही मून में जो जी की वैल्यू है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रॉक्स में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो देखिए जी की वैल्यू मून में क्या है, कम गई है, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, यानी कि जी अगर ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मास तो कॉन्स्टेंट है, और अगर जी कम होगा तो वेट भी क्या होगा, कम होगा। तो अर्थ में जी का वैल्यू देखिए ज़्यादा है, इसलिए अर्थ में 500 न्यूटन भार आपको फील होगा, और वही व्यक्ति 50 kg वाला अगर मून पे चला जाएगा तो उसको 100 न्यूटन, यानी उसको भार अपना कम फील होगा, क्योंकि जी का वैल्यू घट गया है। ये भी क्लियर हो गया। होप सो आपको पूरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्लियर हो गए। अब ये मैंने करवा दिया वेरिएशन ऑफ जी, अभी मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसका भी वेरिएशन जो जी का देखा जा रहेगा कि अगर आप अर्थ के सरफेस में है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड है। अब पृथ्वी की सतह से अगर आप ऊंचाई पे जाएंगे तो अर्थ का सरफेस कैसे कैलकुलेट, ये तो मैंने बताया कि कैलकुलेशन करके भी प्रूव करके, बाकी ये तो जाने पे क्या होता है, घट जाता है। जी का मान अगर घट गया है तो समझ गए ना। अब जैसे मैंने अब आपको बता दिया वेट के बारे में mg, अब जी का मान इंक्रीज करेगा तो वेट इंक्रीज करेगा, अगर जी का मान घटेगा तो वेट घटेगा, सिंपल सी बात हो गया अभी ये तो। चलिए ये भी अब आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हर एक एग्जाम्पल को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, हर एक चीज का एग्जाम्पल दे करके मैंने समझा दिया है। अब यहाँ से आपका ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म होता है, वेरिएशन करा दिया। हाँ एक चीज ग्रेविटेशन में मुझे कैप्लर का नियम बतलाना है, अगले क्लास में कैप्लर का जो ग्रह का जो गति का नियम कैप्लर साहब ने दिया उसको हम लोग, बस ये 3 लॉ ही दिए हैं, इसको भी बस हमें एक बार डिटेक्ट कर दूंगा, समझा दूंगा, काम खत्म, ग्रेविटेशन चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैप्लर का जो ग्रह गति नियम है ये भी काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए भाई, होप शो आपको समझ में आ गई होगी चीजें। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी दुख दर्द है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला, कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे साथ जाते हैं जेपीएससी के लिए जुड़ना, एकदम कंसेप्चुअली पढ़ना भाई, ठीक है ना, इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, स्किल डेवलपमेंट के साथ और कंसेप्चुअली के साथ, और फैक्चुअल डाटा भी आपके साथ। आप देख सकते हैं कि हर एक फैक्चुअल को बड़ी बखूबी से हैंड रिटन मैंने तैयार किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।